नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं कि कांग्रेस के कठिन दौर में आपको जिम्मेदारी मिली है, लोकसभा के चुनाव हैं और कुछ दिन पहले आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। किस तरह की चुनौती आप इसको देखते हैं? देखिए, ऐसे समय पे काम करने के लिए मिल रहा है जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा सौभाग्य है। इतने वर्षों तक हम लोग इस राजनीतिक दल के सदस्य रहे हैं। 1985 में मैं पहली दफ़ा विधायक बना था। लंबी यात्रा है। पिछले 18-20 साल से अपोजिशन में भी हैं। यानी जिस बच्चे की उम्र 20 साल है, आज वो जानता नहीं कि कांग्रेस पार्टी क्या है। मेरे कहने का आशय ये है कि आज जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब हम पार्टी के साथ खड़े हैं और पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ, पिछले अपने पूरे अनुभव जो जीवन के मिले हैं, उनके साथ हम पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नई चुनौती को कैसे आप और शुरू करेंगे? क्योंकि लोकसभा वैसे तो मीडिया विभाग का बड़ा काम होता है, लेकिन चुनाव के दौरान उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। कैसे उसका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, मीडिया पूरी तरह से बदल गया है। जिस तरह से भारत की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है, मैं एक सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा हूँ। पहले राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स के लिए गुंजाइश थी कि वो अपने विचारों की उड़ान भर सकता था। कम ज़्यादा जो बुद्धिमान है आज भी स्पेस निकालता है, लेकिन आज एक पहले से बने हुए फ्रेम में उसको काम करना पड़ रहा है। यानी कि पूरी भारत की पत्रकारिता सेठों के हाथ में चली गई है और राइटर इंटेलेक्चुअल एक बंधुआ बुद्धिजीवी की तरह घुटन और बेचैनी का अनुभव कर रहा है और उसका प्रभाव राजनीति पर आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि जिन सेठों के पास मीडिया है, उनके कन्वेक्शन फिक्स है। जब उनके कन्वेक्शन फिक्स है कि किसके साथ रहना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, तो फिर राइटर इंटेलेक्चुअल के लिए बहुत कम गुंजाइश हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बहुत कठिन समय है कि जो विचार बहने की प्रक्रिया है, वो अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता और अपनी उड़ान के साथ बहे, वो गुंजाइश कम। चलिए, इस चीज़ के लोग आत्म अवलोकन भी करना चाहिए कैसे हो रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है या पूरा गुट कहें, छत्रप कहें, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसी तरह का डर है या कांग्रेस उसको उनको मना नहीं पा रही है? पूरे नेता नहीं बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ जो कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी का काम करते थे या जिनके व्यापार है या जिनके आर्थिक हित है या जो कहीं ना कहीं कोई गलत काम से जुड़े हुए हैं या जिन्हें और भी ज़्यादा आर्थिक उपार्जन करना है, व्यापार करना और काम करना है, कई श्रेणियों के लोग हैं जो घबरा कर, डर कर, उन्हें अब लग रहा है कांग्रेस में लंबा संघर्ष है। ऐसे समय में बीजेपी में चले गए, लेकिन ऐसे समय में जब आपको इसकी जानकारी मिलती है या पहले से किसी तरह की मान मनौवल मनाने की कोशिश होती है, जब मालूम पड़ता है तो हमारे वरिष्ठ नेता हम सब लोग बात भी करते हैं, लेकिन हमें पहले से पता होता है कि ऐसी तैयारी हो रही है। ये कहा जाए कि उसकी जैसे एक उदाहरण दूं, जैसे सुरेश पचौरी जी अब 24 साल बिना चुनाव लड़े राज्यसभा के सदस्य रहे, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, यानी प्रमुख नेताओं में से एक।
ये तो हमने बताया कांग्रेस पार्टी ने जो उनको दिया। अगर आप इस पर विचार करो कि सुरेश पचौरी ने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया, तो नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं दिया। भोपाल ज़िले में, रायसेन में, होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में सुरेश पचौरी ने जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी का किया, किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। चलिए इसके ऐसे नेता जिनके रहते हम 3 चुनाव हारे, अब सब बीजेपी में चले गए हैं। अब वो बीजेपी कह रही है कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है या मेडिकल वेस्ट है। कितना अपमानजनक है ये सुनने के बाद भी बीजेपी में जाना। और ये कैसे निर्लज्ज नेता है जो अपना घर परिवार छोड़कर है अपना अपमान कराने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। कहीं बीच में बात आई कि कहीं जो युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश में है उसका कोई कारण है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको पूछ परख नहीं थी, क्या वो एक कारण आप मानते हैं उसको? ये नहीं, ये कारण नहीं है। पिछला चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यहाँ रहकर बीजेपी के लिए काम करता था। उसको लगा कि अब यहाँ रह के भी काम करने में कोई सार नहीं है। उसे जितनी लंबी यात्रा लगी संघर्ष की, इतना लंबा संघर्ष करने के लिए वो तैयार नहीं था। उसका धीरज टूट गया। उसको लगा कि अपनी दुकान वहाँ चल के चलाई जाए, और इसलिए से तमाम लोग फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के कारण, खास तौर से देखा कि दूसरे जिलों में या दूसरे बड़े जगहों पे तो नेता बड़े आ रहे हैं, लेकिन खास छिंदवाड़ा को एक प्रकार से इस तरह से टारगेट करके वहाँ के लोगों को, उसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या कमलनाथ जैसे एक बड़े नेता क्या अपने साथ के उन लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, उन लोगों को साथ में जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक कमलनाथ से नकुलनाथ तक राजनीति बदलने का एक ट्रांजिशन, एक रूपांतरण का कालखंड रहा है। दीपक सक्सेना वगैरह ये तमाम नेता कमलनाथ जी के साथ रहे हैं। नकुलनाथ जी के आने के बाद स्वाभाविक रूप से एक परिवर्तन होता है, वातावरण में भी, लोगों में भी, काम करने के तौर तरीकों में भी। तो दीपक सक्सेना वगैरह ये उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, उस बदलते वातावरण को, और रिएक्ट कर गए। जहाँ तक जितने लोगों ने पार्टी बदली है, मैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के 2 चुनाव का इंचार्ज रहा हूँ। जितने लोगों ने भी छिंदवाड़ा में पार्टी बदली है, उनकी हैसियत केवल इतनी रही है कि वो कमलनाथ जी के साथ है। आज आप जाके पूछ लो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे वो अमरवाड़ा के विधायक हों, कमलेश की बात कर रहा हूँ मैं, ये छिंदवाड़ा ज़िले में बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, जीरो। और कमलनाथ जी तो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा राजनीतिक भविष्य खत्म कर लिया। बीजेपी हमेशा लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाती है, परिवारवाद को लेकर करती है। कांग्रेस के अलावा तमाम पार्टियों पर भी निशाना इस तरह से साधा जाता है। लगता है कि वो भी एक बड़ी वजह है कांग्रेस के जो नीचे के कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाना। देखिए, संगठन कमज़ोर हो गया कांग्रेस पार्टी का, और जो ग्रास रूट लेवल पर जो उत्प्रेरक समूह थे उसमें कमजोरी आई। हम लोग बार बार इस बात को कहते रहे हैं पार्टी के अंदर रहकर। अब जो वातावरण बदला है, नई कौपलें जो फूटी हैं, कांग्रेस जो बदल रही है, एक संभावनाओं की आहट जो आ रही है, नए लोगों के लिए बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस बनी है, बहुत तेज़ी से लोग आतुर भी हैं उस जगह को लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जीतू पटवारी, उमंग श्रृंगार, हेमंत कटारे, विवेक तनखा, अरुण यादव,
इनकी एक बिल्कुल फ्रेश और नई टीम मैदान में आई है, जो बेदाग है, लंबे संघर्ष के लिए तैयार है, जिनमें आपस में तालमेल अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अब हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। और एक कहावत है ना कि जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ, उस तरह की एक टीम बन के तैयार हो रही है। क्योंकि आपने भी युवा कांग्रेस को जिस तरह से काम किया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के अंदर होती है, वो भी कहीं थोड़ी सी कम दिखाई दी है। क्योंकि जो युवा फोर्स है पूरा, वो पार्टी को किस तरह से खड़ा करता है, यदि विपक्ष में रहते हैं तो वो उन मुद्दों को उठाता है, साथ रहता है, पूरे पार्टी के सड़कों पर रहता है। आपने तो वो पूरा दौर निकाला है कई बार ज़रूरत पड़ने पे। आज की स्थिति में क्या वो कहीं पे ऐसा आपको लगता है कि अभी अचानक बदलाव भी हुआ, भूरिया ने उनके विक्रांत ने छोड़ा और फिर मितेंद्र अभी कल अचानक ही, तो ये अचानक से दौर ऐसा कैसे बदलाव हुआ? अचानक से नहीं हुआ, ये पहले से चल रहा था, टाइमिंग के कारण ऐसा लगता है। देखिए, सबसे धारदार हथियार कांग्रेस पार्टी का रहे हैं उसके मोर्चा संगठन, युवक कांग्रेस, छात्र संगठन, महिला कांग्रेस और सेवा दल। पिछले दिनों सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुए ये संगठन। अब जो चिंतन पार्टी का है, वो चिंतन इस दिशा में है कि हमें मोर्चा संगठनों को अपनी राजनीतिक मान्यता बढ़ानी है, पॉलिटिकल रिकग्निशन बढ़ाना है। जो पहले था राजीव गांधी जी के ज़माने में, संजय गांधी जी के ज़माने में, उससे पूरे राज्य में जो लीकेज, जो ऊर्जा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मॉब लॉन्चिंग इसमें जाती थी, उस युवकों की ऊर्जा को हम एक अपोजिशन की राजनीति में लगाएं। वही आग, वही ऊर्जा, केवल उसका रूपांतरण करें सही दिशा में, तो निश्चित रूप से हम सरकार को भी जगाने का काम करेंगे और अपोजिशन पार्टी की भी बहुत धारदार और पैनी भूमिका का निर्धारण भी कर सकेंगे। बीच में एक चीज़ और है, कर सकते हैं। बीच में एक चीज़ और है, पिछले 20 साल से लगातार आप कई बार सदन के अंदर भी रहे कई समय, लंबे समय तक। क्या लगता है 20 साल में कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से गिरा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरी पार्टी का इतना औचित्य अभी तक तो इतना दिखा नहीं है, तो लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ जो लगातार गिरा, उसका कारण क्या मानते हैं? सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि बड़ी मजबूत पार्टी यहाँ पर रही है कांग्रेस। कांग्रेस थे ही नहीं, गुट थे, सब नेताओं का अलग अलग गुट, और जब उस गुट में कोई शामिल होगा और उस गुट का नेता जब कोई सिफारिश करेगा, तब पार्टी में कोई सिग्निफिकेंट रोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो स्वाभाविक रूप से 2 तरह की फसलें होती हैं, एक रोपा की और एक खुर्रा की। तो जो स्वाभाविक रूप से जो क्यारियाँ तैयार होती थी नए बच्चों की, वो 10 साल 12 साल में जो उनको रोल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो इधर उधर चले गए, कमज़ोर हो गए, रुचि कम हो गई। अब तो खैर छत्रप भी यहाँ वहाँ, अब तो गिने चुने बचे हैं, लगता है अब सब एक देखिए, साथ मैं हैं। तो ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का स्वर्णिम काल है, कोई माने या ना माने। देखिए कितना अच्छा है कि जो आस्तीन के सांप बैठे थे वो भाग रहे हैं, जो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे, घुन की तरह खा रहे थे, वो भाग रहे हैं। नए लोग आ रहे हैं, आकर्षित हुए हैं पार्टी की तरफ से। अच्छे क्षमतावान नौजवानों को पार्टी का नेतृत्व मिला है। तो अगले 5 वर्षों में पार्टी बन के तैयार हो जाएगी और बीजेपी के लिए बहुत कठिन चुनौती मिलेगी। बीच में तो आपने अभी कहा कि बीजेपी एक चुनाव मशीन या फैक्ट्री जैसे मैंने ये काम कहा करती था, है। कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने का कारखाना बन जाए, तो जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जीवन मूल्य हैं,
वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगता ही है। मैंने ये भी कहा था कि हर राष्ट्र, हर संस्कृति, हर समाज में कोई ना कोई विचार पनपता है। कभी मार्क्सवाद आया, मार्क्सवाद का आर्थिक दृष्टिकोण आया दुनिया के सामने, कभी समाजवाद का दृष्टिकोण आया, कभी पूंजीवाद। आज भारत की राजनीति घटियावाद के दौर से गुजर रही है। कभी आपने सुना कि जिस पार्टी की सत्ता हो वो पार्टी काम करने की बजाय एक ऐसा संगठन बनाए जो दूसरी पार्टियों का दल बदल कराए। कभी सुना आपने कि दूसरे राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेताओं का दल बदल कराए, चाहे पैसा लगे, चाहे जो हथकंडा अपनाना पड़े, जिस तरह का दबाव बनाना पड़े, लेकिन दल बदल कराओ। उसके अध्यक्ष हैं दल बदल समिति के, उसकी कार्यकारिणी है। जी, आप तक पहुंचे वो लोग नहीं पहुंचे अभी तक। हमसे बहुत प्रमुख नेता ने फ़ोन पर कहा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा के जानकार हैं, तो आपकी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, आप इसमें आ जाइए। तो हमने उनसे कहा, आप अपनी पार्टी को कांग्रेस बनाने में लगे हुए हैं। जब आप बीजेपी को कांग्रेस बना रहे हैं तो कांग्रेस में रहने में क्या बुराई है? वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी का एक प्रकोष्ठ, जिस तरह की बात चर्चा आ रही थी कि वहाँ भी एक एक प्रकोष्ठ इस तरफ तरह से आप हो जाएगा कांग्रेस जो लोग विहीन आए। भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को कांग्रेस बनाने पे तुले हुए हैं। आप लगातार, मैं देख रहा हूँ, रामायण, मानस और सब यहाँ पर किताबें हैं और लगातार आपका अध्ययन और सब जानते हैं। आपने 108 राम कथाएं भी की। पार्टी का जो भी फैसला रहा हो 22 जनवरी में शामिल होने का या जिस तरह का रहा, आपका अपना क्या विचार है? क्योंकि आप राम से तो बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से मैं जानता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि 20 और 22 जनवरी के पहले राम नहीं थे क्या? राम सनातन, नित्य, स्वस्फूर्त, स्वयं प्रकाश, अनादि अनंत, इस सृष्टि की सार्वभौमिक सत्ता और चेतना, नियंता, और सृष्टि के मूल में जो तत्व है वो राम है। राम अपरिवर्तनशील रहते हुए भी संपूर्ण परिवर्तनों का अधिष्ठाता है। राम जन्म और मृत्यु से ऊपर है। ये हम भक्तों का अनुराग है, भक्ति है कि आज भारतवर्ष में अगर 1000 राम कथाएं चल रही होंगी तो हफ्ते भर में 1000 बार हम राम का जन्म करते हैं, कथाओं में उत्सव मनाते हैं। भक्तों को ये छूट है कि वो भगवान अपने अनुराग और भक्ति के कारण ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य थोड़ी है, ये भाव राज्य है, ये कल्पना लोक है। सवाल ये था कि क्या बीजेपी का जो स्टैंड था या जो उन्होंने ऑफर दिया, कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया उस समय, आप उस स्टैंड को ये क्या जो मानते हैं? अयोध्या का कार्य, राम मंदिर में, अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर में जाना, ये धार्मिक कार्यक्रम था ही नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम था। और इस राजनीतिक कार्यक्रम की जो टाइमिंग है वो, और इतने लंबे समय से, सालों से जो तैयारी है इसकी, कि एक चुनाव तो इसी की बलि चढ़ जाएगा, इसको जानकर इसकी टाइमिंग ऐसी रखी गई ताकि चुनाव तक इसका फीवर, इसका बुखार बना रहे और हम भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे सवालों पर चर्चा ही ना हो, जीवन को छूते हुए सवालों पर चर्चा ही ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, खेत खलिहान और किसान पर चर्चा ना हो, और हमारा चुनाव ऐसी धूल मारी जाए आँख में कि जब तक उसकी किरकिरी निकले, जब तक आदमी को ठग लिया जाए। यही तो हो रहा भारत की राजनीति में। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को या बाकी जो गठबंधन पूरा कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाना या उनके मुद्दे उठाना। चूक कुछ नहीं है, उसमें भी तो कहीं चूक है। भारत में इस समय इतनी धर्मांधता है कि इस वैज्ञानिक चेतना के भारत को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है।
आप बताइए, तुलसीदास जी ने कहा है हजारों हजार धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, हजारों हजार वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानवान होता है, और कोटि कोटि ज्ञानवान लोगों में कोई एक वैज्ञानिक होता है। हमेशा विज्ञानी को ज्ञान वैराग्य से और भक्ति से ऊपर माना गया है, और ये प्रमाण है कि इतना बड़ा सांक्रामक रोग फैला, किसी ये जो बड़े बड़े पर्चे देखने वाले जादूगर, ये धर्मात्मा जो मूर्ख बना रहे हैं जनता को, ये चूहे की तरह घुसे थे कि नहीं अपने घर में? किसने बचाया इतनी बड़ी त्रासदी से पूरी मनुष्य जाति को? वैज्ञानिक ने। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की वैज्ञानिक चेतना जो है वो श्रेष्ठ है। हमने जो वैक्सीन बनाया, पूरी दुनिया में वो वैक्सीन भेजा गया, ये भारत की क्षमता है। हमने दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार अपना विमान उतार दिया, ये वैज्ञानिक चेतना है भारत की। हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हम कंप्यूटर के क्षेत्र में, अभी देखिए भारत में सेमीकंडक्टर नहीं बनता, चिप लेवल पे काम नहीं होता। भारत को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जो मुंह में राख लपेट के लोग घूम रहे हैं और बस्ते में चिलम डाल के, ये वैज्ञानिक चेतना के लोग नहीं हैं, ये भटके हुए लोग हैं। कृष्ण ने गीता में इन लोगों के लिए बड़ा निषेध किया है। आपने जब शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री थे, या खेलों में भी आपने नवाचार उस समय किया, वैदिक विश्वविद्यालय की, जैसे कि आपने उस समय काफ़ी पैरोकार रहे उस सब चीज़ों के और शुरुआत भी कराई। आज इतने साल बाद बीजेपी उस चीज़ों के पीछे लगी हुई है कि ऐसा कुछ हो जाए। बीजेपी कुछ धार्मिक पार्टी नहीं है। बीजेपी धार्मिक आस्थाओं का दोहन करने वाली पार्टी है। बीजेपी धर्म को राजनीतिक औजार बनाने वाली पार्टी है। बीजेपी धर्म के नाम पर आंख में धूल झोंकने वाली पार्टी है। घिन आती है इस तरह के धार्मिक अंधेपन को देखकर कि किस तरह का धार्मिक उन्माद। एक कहते हैं ना कि धर्म को अफीम भी कहा गया ना, इसलिए कहा गया कि अगर व्यक्ति अपनी वैज्ञानिक चेतना को खो दे तो उसके ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है। और ये जो जिहादी है, जो छाती पे बम मान के कूद जाते हैं, ये कौन है? ये धर्म से भटके हुए लोग हैं। जब धर्म का भटकाव अपने चरम बिंदु पे पहुंच जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो उसको मानने वाला व्यक्ति आत्मघाती हो जाता, सुसाइडल हो जाता। इसीलिए कहा गया कि धर्म एक अफीम है। आप लगातार अध्यात्म से जुड़े रहे। आप बीच में ऐसा दौर भी आया था जब आपने लगा कि आप राजनीति से इतर आप दूसरे अध्यात्म की ओर भी, जैसे राम कथाएं जब कर रहे थे, लग रहा था एक नया रूप देखने को मिलेगा, लेकिन आप राजनीति से लगातार जुड़े हुए हैं। आपको लगता है आगे के 5 साल बाद मुकेश नायक जी जो अगले चुनाव में क्या स्थिति होगी प्रदेश में कांग्रेस की, या आपको लगता है कि जैसे आपने बेहतरी के लिए क्या करना है, तो चूँकि आपके पास जो जिम्मेदारी है मीडिया की, उसको एक तालमेल, सामंजस्य, युवाओं को जो आगे लाना, जैसे आपने कहा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके आगे बढ़ेंगे? देखिए, सही समय पर सही बात कहते रहना, बिना परिणाम की चिंता किए, हमारी ये जिम्मेदारी है। हम सरकार को जगाते रहेंगे। कोई गलत काम सरकार करेगी तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। कल ही मैंने एक बयान दिया था कि 7 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैंने एक बयान दिया था, सभी अखबारों में भेजा। आपको पता है, एक भी अखबार ने नहीं छापा। और मोहन यादव एक श्री विग्रह के सामने आरती कर रहे हैं, वो फोटो प्रथम पृष्ठ पे छपता है। रामधुन कर रहा है, वो प्रश्न प्रथम पृष्ठ पे छपता है। इस सरकार की जिम्मेदारी आरती करे, अपने निजी आस्था का विषय खूब करे, मना कौन करता, हम लोग भी करते हैं। पर दिन में 4-4 घंटे टेलीविज़न पे आरती आ रही हैं, पूजा आ रही हैं, कर्मकांड आ रहे हैं, हवन आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए केवल कि बाप रे
ये लोग कितने धार्मिक लोग हैं। अरे तुमने 7 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं बांटी है, तुम पत्थरों पे सिर पटक रहे हो और दरिद्र नारायण की तरफ देख तक नहीं रहे हो। कैसा धर्म है तुम्हारा, कैसी आस्थाएं हैं तुम्हारी जी। और कैसी प्राथमिकताएं हैं तुम्हारी। लोकसभा का पूरा इस समय अभी दौर शुरू ही हो रहा है, पहला चरण का है। आपको लगता है मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से कितनी सीट पे लग रहा है कि बिल्कुल टक्कर है या बिल्कुल इस बार हम लोग जीतेगी? इस विषय पे बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। हमारी तैयारी लंबी लड़ाई की है और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो, पराजित मन से मत जाओ चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने एक साइकोलॉजिकल वॉर ऐसी निर्मित कर दी है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध बना दिया है चुनाव को, जिसमें दल बदल का महापर्व जिस स्तर पर चलाया जा रहा है। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस कमज़ोर हो गई। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है ताकि लोगों को ये लगे, वोट डालने वालों को, कि कांग्रेस तो पहले ही से पराजित मन से चुनाव में जा रही है। ऐसा नहीं है। अपने गढ़ बचा पाएंगे मैदान में अपने गढ़ बचा कमलनाथ जी पाएंगे चुनाव चाहे जीतेंगे, कमलनाथ दिग्विजय का। सिंह जी चुनाव जीतेंगे, अनेक विधानसभा, हम मंडला में चुनाव जीतेंगे, झाबुआ में बराबरी का चुनाव है, सतना में देखिए आप जाके, आप मुरैना में, भिंड में जाके देखिए और ग्वालियर में जाके देखिए। तो ऐसा नहीं है जो बीजेपी ऊपर ऊपर हल्ला मचा रही थी, अब वो चुनाव को पता लगा कि गंभीरता से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।